प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है? सब बढ़िया, सब बिल्कुल ठीक, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। सो अब आज आपका जो है मोस्ट अवेटेड टॉपिक वो स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? GOC ये हम लोग आज करेंगे अपना स्टार्ट, है ना। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में यहाँ से शुरू हो गई है, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़ होगा। तो अभी तक क्या कर रहे थे सर? ठीक, तो नोमेनक्लेचर पढ़ा, आइसोमेरिज्म पढ़ा। मैं नोमेनक्लेचर को नाम देता हूँ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या जब आप किसी से मिलते हो तो सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, ऐसा कहानी होता, आदाब, नमस्ते, है ना, उनका नाम पूछते हो, अपना नाम बताते हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। तो नोमेनक्लेचर में तुमने क्या किया? कोई भी मॉलिक्यूल उठाया, उसका यूपीएससी नेम लिखा, इसके अलावा कुछ किया? बोले नहीं। रिएक्टिव होगा, स्टेबल होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं बोला। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेगा, क्लियर? ये सब कोई बात की? कोई बात नहीं की, सिर्फ नाम पूछा, छोड़ दिया। क्लियर? इसलिए वो क्या था, मुलाकात। ठीक, पूरे आइसोमेरिज्म में तुमने क्या किया? अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया, दैट वाज आर्ट एंड क्राफ्ट, है कि नहीं? फिर स्टीरियो में आए तो ढूंढने लग गए स्पेस में, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। क्लियर? क्या इस बेसिस पे प्रॉपर्टी पे अभी तक हम लोग आए? बिल्कुल नहीं है। क्लियर? बस सुन सुन के छोड़ दिया कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। क्या अलग होता है? ऐसा कुछ भी अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब हम लोग बुनियाद डालने वाले हैं किसका? उन सारी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए पूरा एक कॉन्सेप्ट, एक बाउंड्री, है ना, एक फाउंडेशन अपना खींचेंगे। वो फाउंडेशन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैरी आउट करेगा। क्लियर है? इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक रट्टा होता है, शॉर्टकट, ट्रिक, जुगाड़, और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। तो अगर कॉन्सेप्चुअली हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है, उसमें मजा लाना है, उसका डर भगाना है, ठीक, कुछ भी बोल दिया जाए तुम करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने तरफ से चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करने लगो, आप इमेजिन कर सको कि शायद इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, उसको कहते हैं रियल साइंस। उसके लिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो उन सब चीज़ों को तब हम कर पाएंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट तब कर पाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के, जब अपना जीओसी बहुत ही साउंड होगा। जितना साउंड नॉलेज जीओसी की, उतना अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका। जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जीओसी में बनेगा, एक एक लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना, अपने नोट्स को बार बार पढ़ना है, डेली के डेली। आज अगर पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो आज के आज इसका लेक्चर देखा और एक बार रिवीजन मार दिया, कल फिर एक बार रिवीजन मार देंगे, उससे आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप होता चला जाएगा। जो इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट सर ने बोला, मैंने बोला, उसको अलग से लिखते चले जाना, गोला बना बना करके लिखते चले जाना है। क्लियर है? और उनको बार बार दोहराते रहना ताकि वो भूले नहीं। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। मैं थोड़ी देर में ही आपको एहसास करा दूंगा कि क्यों खास होने वाला है, थोड़ा सा, है ना। देखो, पूरे जीओसी में अपना टॉपिक क्या क्या है जो इनफैक्ट जीओसी में पढ़ा जाता है, तो बोल देते हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रेजोनेंस। तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। चौथा पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और पांचवा पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी। इनफैक्ट यही 5 अपना कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के नाम पे यही 5 अपना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। फिर सर ये सब क्या है? ये सब है एप्लीकेशन। ये सब क्या है? एप्लीकेशन। क्या मतलब? इसी कॉन्सेप्ट को जो तुमने पढ़ा उसको अप्लाई करके बताओ। कंपाउंड का हीट ऑफ कंबशन बता दो। 2 कंपाउंड दिया जाएगा, बोला जाएगा किसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है, किसका हीट ऑफ कंबशन कम है। मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो देंगे कंबशन करने के लिए, क्लियर, कितना ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे 2 अल्कीन में, बोलेंगे किस में हाइड्रोजन जोड़ने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, किस में कम एनर्जी रिलीज होगी। उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग। इंथैल्पी ऑफ कंबशन थर्मो में भी पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक से उसका क्या लेना देना है देखेंगे, कैसे फर्क पड़ जाएगा, कैसे एरोमेटिसिटी रोल प्ले कर देगा,
कैसे कॉन्जुगेशन रोल प्ले कर देगा, वी विल सी इट। क्लियर। फिर क्या बोल रहे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कोई एसिड दिया, दो एसिड दे दिया, बोला इनमें कंपैरिजन करो, विच वन इज बेटर एसिड, विच वन इज वीकर एसिड। क्लियर। कैसे, इन सब की मदद पे हम अप्लाई करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ बेस निकालने को बोला, दो बेस दे दिया, बोला इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, कैसे पता करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट की मदद से करेंगे। क्लियर। उसी तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट में हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनायन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। क्लियर है। मेनली यही दो पढ़ते हैं, नो डाउट पढ़ने को बाद में कार्बीन भी पढ़ते हैं और नाइट्रीन भी पढ़ते हैं। क्लियर है, ये सब भी पढ़ते हैं, बट मेनली अपना क्या है, ये है। क्लियर है, ठीक, समझ में आ रही बात। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, इन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी, दो इंटरमीडिएट बना के दे दिया, बोला स्टेबिलिटी बताओ, कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे स्टेबिलिटी आएगा। क्लियर है। तो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट से शुरू किया जाता है क्या, अपना जीओसी का टॉपिक, लेकिन हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज अपना अलग ही टॉपिक होगा आज का टॉपिक अपना बिल्कुल अलग होगा इंडक्टिव इफेक्ट से पहले। क्यों पढ़ रहे हैं मैं अभी आपको दिखा दूंगा क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला आपसे क्या, आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज का लेक्चर पे ध्यान नहीं दिए तो आगे पूरे जीओसी में तो परेशानी होगी ही, धोखा खाओगे ही, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी धोखा खाते रहोगे। इसलिए आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ये बात साबित करने के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी लिखा हमने, इसीलिए कि आप पहले इसको अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट करके ज़रा आंसर बताने की कोशिश करो। इन सब में क्या है सवाल, ऊपर हेडिंग सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में दिए हुए पेयर्स को सजाइए। मतलब पहले क्वेश्चन में जो दोनों दे रखा है, ये दोनों के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। क्लियर। क्या बोला जा रहा है, कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, इसी को तो कार्बोनाइन बोलते हो ना आप लोग, इसी को भी कार्बोनाइन बोलते हो। बोला गया ये वाला कार्बोनाइन और ये वाला कार्बोनाइन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तब क्या बात करेंगे। ऑब्वियसली ये ग्रुप CH3, ये वाला ग्रुप CF3 है कि नहीं। CF3 फ्लोरीन लगा हुआ तो खींचेगा, ये सर नो, -I ग्रुप, दिस इज -I ग्रुप, एंड ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर +I ग्रुप, तो ये +I है तो और इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अब कोई भी एनाइन हो, कोई भी एनाइन हो या केटाइन हो, चार्ज होने की वजह से वो स्टेबल नहीं होता। क्लियर। अब ये स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल है, ये भी नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल है। ये क्या कर रहा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया, इसका मतलब इसको और ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इसका मतलब क्या कि साहब यहां से नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम किया, तो नेगेटिव चार्ज कम किया तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी, यहां ज्यादा हो जाएगी। क्यों, ये और भेज दे रहा, ये थोड़ा खींच दिया। क्लियर। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यस और नो। सेम कहानी यहां बोला हमने। अब पॉजिटिव चार्ज है, अब अनस्टेबिलिटी क्यों है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है +I ग्रुप, और ये क्या करेगा, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा -I ग्रुप। पहले से ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, इसने भेज के डिफिशियंसी को कम किया। इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ये उल्टा खींच ले रहा है, जब खींच ले रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा दे रहा है, मतलब सिस्टम और ज्यादा अनस्टेबल। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये वाला, तो ये होगी रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये सर नो, ये सब आप लोग जानते हो बिल्कुल। जरा तीसरे सवाल पे भी आएंगे हम लोग, तब क्या बात करेंगे। ये है, इस पे नेगेटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज, ये मिथाइल ग्रुप क्या है, +I ग्रुप, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। ये सर नो, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। ये क्या करेगा, उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो नेगेटिव चार्ज को कम किया, जो नेगेटिव चार्ज को कम करे वो स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है, ये उल्टा सिस्टम को डीस्टेबलाइज कर रहा है। तब हम लोग क्या बात करेंगे, बोलो कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को जो खींच रहा है वो स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल इसके मुकाबले में। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा, कोई दिक्कत। अगला देखना,
यहां क्या बोल रहे हैं, फिर से CF3 ये इलेक्ट्रॉन खींचा और ये CH3 इलेक्ट्रॉन भेजा, ये सर नो, ठीक। तो क्या बोलोगे, नेगेटिव चार्ज फिर से है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो सिस्टम बिकम्स कंफर्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन और भेज दे रहा, तो पहले से नेगेटिव था, ये और इलेक्ट्रॉन चला गया तो और नेगेटिव, सिस्टम बिकम्स मोर अनकंफर्टेबल। क्लियर। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ऑब्वियसली किसका है, इसका, ये ज्यादा मोर स्टेबल। क्लियर। इन दोनों में बात करें तब क्या बोलेंगे, ये CCl3 इलेक्ट्रॉन खींचता है, यस और नो, और CH3 इलेक्ट्रॉन भेजता है कि नहीं। क्या बात करोगे, ये भेज करके चार्ज डेंसिटी और बढ़ा दिया, जब बढ़ा दिया तब क्या बोलोगे तुम, सिस्टम अनस्टेबल। और ये खींच करके डेंसिटी कम किया चार्ज का, तो सिस्टम स्टेबल, ये वाला स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल। क्या बोलेंगे, ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। ये सर नो, जो बिगनर है उसको ये भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये सब पता नहीं होगा, जो लोग पढ़ के बैठे हैं उनको इतना तो बिल्कुल पता होगा ही। बोलो बेटा पता है कि नहीं, ये सर नो, वेरी गुड। अगर बहुत अच्छे से पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे जिसको हल्का फुल्का पता होगा वो बोलेगा सब आपने सही किया है, और जिसको अच्छे से कॉन्सेप्ट होगा वो मुस्कुरा रहा होगा, मास्टर साहब तो गलती किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये सर नो, यस सर। कहां गलत है अब देख ध्यान से। पहला वाला बिल्कुल ठीक, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक बेटा। इसके अलावा ये तीनों 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 जो सॉल्व किए हैं वो महापाप है, ये तीनों का तीनों गलत है। क्लियर। नो डाउट हमने लॉजिकली आपको साबित कर दिया, बट क्या बोल रहे हैं, ये तीनों ऑर्डर गलत है। क्लियर। क्यों, बिकॉज इससे ज्यादा स्टेबल वो है, इनफैक्ट दैट वन इज मोर स्टेबल, या उससे ज्यादा स्टेबल ये है ग्रीन वाला। क्लियर। इससे ज्यादा स्टेबल उल्टा ये है। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हम पहले भी तो लॉजिकली सेटिस्फाई किए थे, अब उल्टा बोल रहे हैं गलत, बिल्कुल बोल रहे हैं गलत। क्यों बोल रहे हैं गलत, क्योंकि सर अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, सीधा इसका इफेक्ट प्लस आई, इसका इफेक्ट माइनस आई, इसका इफेक्ट माइनस आई, इसका इफेक्ट प्लस आई, इसका इफेक्ट माइनस आई, इसका इफेक्ट प्लस आई। हम सीधा सीधा इंडक्टिव लगा दिए, हम सीधा सीधा इंडक्टिव लगा दिए, बहुत बढ़िया काम किया, लगा दिया। लेकिन जिस एटम पे चार्ज है, जो रेफरेंस एटम है तुम्हारा, तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। यस सर नो, तुम सराउंडिंग ग्रुप के चक्कर में लगे रहे, वो CH3 बढ़ाएगा, CF3 घटाएगा, ये सर नो, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अरे किसका बढ़ा रहा किसका घटा रहा ये तो देख। क्लियर। यहां ऑक्सीजन है, चार्ज बियरिंग एटम इज ऑक्सीजन, हियर चार्ज बियरिंग एटम इज नाइट्रोजन। क्लियर। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज रखने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा है। क्लियर है। वट एवर बी द सराउंडिंग इफेक्ट, सराउंडिंग इफेक्ट हम देखते ही नहीं है अगर की एटम अपना सेम नहीं होगा तब। अगर की एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग इफेक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। First of all, you have to check whether the key atom or reference atom is same or not। बोलेंगे ये दोनों अलग है, जब ये दोनों अलग है सराउंडिंग इफेक्ट को भूल जाओ। सराउंडिंग इफेक्ट की हम बाद में बात करेंगे, कोई इंडक्टिव नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं, कुछ भी नहीं बात कर रहे हम लोग, सिर्फ क्या बात करेंगे कि एटम पे फोकस करेंगे। क्लियर। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, चार्ज बियरिंग कैपेसिटी, ज्यादा कंफर्टेबल, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले में। अलग बात है ये भेज रहा है, इसको हम लेंगे ही नहीं तो भेजा भेजी क्या होगा। क्लियर। सारी चीज यहां से डील होगी, किससे, एटम से। इसके इफेक्ट को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। क्यों, उसका इफेक्ट ही क्या होता है, नेग्लिजिबल, कोई वैल्यू ही नहीं होती उसको, वो तो सब बराबर है तब वैल्यू बोलते हैं हम लोग। समझ मारी बात, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अरे ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला ये 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, ये क्या है, 1 लीटर है, और ये भी क्या है, 1 लीटर है। ये 1 लीटर पानी है और ये 1 लीटर लोहा है, आयरन, ठीक। क्लियर। हमने इस पे और 20 ग्राम डाल दिया, ठीक, इस पे कुछ नहीं डाला, इस पे कुछ नहीं डाला। हम तुमसे पूछे किसका वजन ज्यादा है,
तो तुम इसका वजन बढ़ा दोगे का कि सर 20 ग्राम ऊपर से भी तो डाल रहे हैं, सराउंडिंग इफेक्ट भी तो लग रहा, इस पे तो कोई ना आ रहा, तो क्या तुम इसका वजन बढ़ा दोगे? अरे थोड़े ना बढ़ा देंगे। क्यों भैया? इसकी डेंसिटी क्या होती है? 1। वाटर की डेंसिटी क्या है? 1। यस सर नो? तो 1 लीटर का जो मास होगा वो क्या होगा? मात्र 1 किलोग्राम। चल लोहा का तो मुझे डेंसिटी नहीं मालूम, मैं मान लेता हूं क्या मरकरी का तो डेंसिटी पता है ना, 13.6 है कि नहीं? तो यहां का मास क्या हो जाएगा बेटा? 13.6 केजी। क्या हो जाएगा? 13.6 केजी। अब देख ध्यान से, 13.6 ही होता है ना, शायद 13.6 ही होता है, खैर जो भी होगा देख लेना, पानी से तो ज्यादा ही होगा, है कि नहीं? तो पानी 1 लीटर था, ये भी 1 लीटर था, ऊपर से मास रख दिया 20 ग्राम। अब बोल दी कि इसका वजन ज्यादा होगा। काय का वजन ज्यादा होगा? पहले चेक कर मटेरियल को, इसकी डेंसिटी कम, इसकी डेंसिटी ज्यादा, तो इसका एक्चुअल वेट कितना है? 1 किलोग्राम। इसका खुद का ही वेट कितना है? 13.6 केजी। तो तुम क्या बोलोगे? 20 ग्राम डाले हो, 20 ग्राम डालो, इस पर 20 केजी भी डाल देना तो भी कोई फर्क, अरे सॉरी 20 नहीं, इस पे 1 केजी भी डाल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सराउंडिंग इफेक्ट हम तब लेंगे जब दोनों रेफरेंस बराबर होगा। ये 1 लीटर पानी, ये भी 1 लीटर पानी होता, अब बोलते सराउंडिंग इफेक्ट होगा। क्लियर? वही बोल रहे हैं वहां, क्या सराउंडिंग इफेक्ट तब लेंगे जबकि एटम सेम होता, रेफरेंस एटम सेम होता। सोच के देख, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब कैसे डील करेंगे? अभी उसी पे तो पूरा लेक्चर होगा। यहां नाइट्रोजन और यहां फास्फोरस का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, किससे? नाइट्रोजन से। क्यों ज्यादा है? साइज बड़ा है। क्लियर है? इस वजह से यह ज्यादा कंफर्टेबली झेल लेगा नेगेटिव चार्ज को उसके मुकाबले में, इसलिए ज्यादा स्टेबल हुआ बेटा। हो गया गलत? क्लियर? यहां बात कर, ये ऑक्सीजन और ये सल्फर। क्लियर? इससे ज्यादा कैपेसिटी इसकी होती, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। वाई? बिकॉज फिर से साइज बड़ा है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो फिर से अपना कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। तो ये तीनों के हो गए ना गलत। क्यों हुए गलत? क्योंकि तुम अंधाधुंध बैटिंग कर दिए। क्या सोच करके? इंडक्टिव सोच करके। इंडक्टिव लग ही नहीं रहा। इंडक्टिव कब लगेगा? इंडक्टिव क्या है? सराउंडिंग इफेक्ट है। सराउंडिंग इफेक्ट कब लगता है? सराउंडिंग इफेक्ट कब लगता है? जब रेफरेंस एटम सेम होता है। क्लियर? इसलिए मैंने बोला आज का लेक्चर अपने आप में अपना एक मकाम रखता है, वैल्यू रखता है, इसलिए आज के लेक्चर को बहुत सीरियसली पढ़ना है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर कि आज हमें पढ़ना क्या है। चलो हेडिंग डालो। आज हमें बेसिकली पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ एनी चार्ज्ड सिस्टम। क्या पढ़ना है? किसी भी चार्ज्ड सिस्टम की स्टेबिलिटी को समझना है। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज समझ गए तो फिर इसके एप्लीकेशन में हर जगह तुम फटाफट बात समझते चले जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, बहुत बड़ा मसला नहीं रह जाएगा। लिखना, हेडिंग लिखना, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज या चार्ज्ड सिस्टम। स्टेबिलिटी ऑफ, ऐसा लिखना, चार्ज्ड सिस्टम। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके। हम क्या बोल रहे कोई भी एटम होता, कोई भी एटम, लेट द एटम इज एक्स, ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल एटम है। अगला एटम है एक्स माइनस। क्लियर? वो क्या है? एनायन है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? तो तुम क्या बोलोगे? यहां चार्ज क्या है? 0 है, बट यहां चार्ज क्या है? 0 नहीं है। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रही बात? ऐसा मान के चलना कि जो चार्ज है ना तुम्हारा, जो चार्ज है वो एक्चुअल में है क्या? ये है क्या? बोलेंगे ये दुख है। क्या है? दुख। इसको दूसरा नाम दे दे, लोड है। क्या है? लोड। सर पे लोड रख देते ना तो तुम तकलीफ में आ जाते हो। ये चार्ज क्या है? परेशानी है रे। ये क्या है? चार्ज। ये परेशानी है। क्या है? चार्ज। बोलेंगे तकलीफ है। समझना, किसकी तकलीफ है? सिस्टम की तकलीफ है। क्लियर? समझ में आ रही बात? ये सब क्या बात हो रही है कि जहां पे चार्ज आ गया, पहले तो तुम समझो चार्ज की वजह से सिस्टम में क्या होता। कोई भी टाइप का चार्ज हो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जब भी चार्ज होगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता।
सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा। न्यूट्रल के मुकाबले में चार्ज बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर। और अभी से एक बात ध्यान से सुनना, क्या अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, बिकॉज स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। बहुत पहले भी समझाया था पत्थर गिरा के। क्लियर है, याद है ना? तो क्या बोल रहे हैं पहला पॉइंट क्या लिखोगे तुम? चार्ज क्या बेटा लिखना है, जो मैंने लिखा वो लिख। लोड है, दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, अनबेरेबिलिटी है। समझ में आ रही बात? ये है तुम्हारा क्या? चार्ज। ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी चार्ज सिस्टम के ऊपर, मतलब किसी भी सिस्टम पे जब चार्ज आता है तब क्या बोलेंगे? उसकी एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसकी एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने अभी बोला था ना अभी एक्स, और बोला एक्स माइनस, तब क्या बोल रहे हैं? इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल देंगे? जीरो। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ system, stability of any system is inversely proportional to potential energy of that system. Greater the potential energy, greater is the stability, lesser is the stability. और हमने क्या बोला? Potential energy is directly proportional to magnitude of charge. क्या बोल रहा हूं मैं? Directly proportional to magnitude of charge. आगे चलकर हम इसको चार्ज डेंसिटी भी नाम दे देंगे। क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इनफैक्ट चार्ज की बजाय चार्ज डेंसिटी ही लिखो तो ज्यादा अच्छा है। चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना कम होगा। क्लियर है? अरे जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। अब ये स्टेबिलिटी घट गई, इसका मतलब क्या? सिस्टम दुखी हो गया। क्या बोल रहे हैं? सिस्टम तकलीफ में आ गया। अगर पोटेंशियल एनर्जी घट गई, व्हाट डज इट मीन? कि सिस्टम क्या हो गया? दुखी हो गया। सिस्टम क्या हो गया? परेशान हो गया। सिस्टम में क्या आ गया? तकलीफ आ गया बेटा। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो कोई भी चार्ज सिस्टम होगा, वो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। किसके मुकाबले में? न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। आगे चलकर हम उल्टा भी हम बात बोल देंगे कभी, है ना, जब ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट लाएंगे कि साहब ऐसा नहीं कि हमेशा चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी घटता ही है, बढ़ता भी है, देखेंगे। बट अभी मान के चलो, जनरली मान के चलो, क्या मान करके चलो कि चार्ज सिस्टम क्या होता? अनस्टेबल होता या लेस स्टेबल होता। किसके मुकाबले में? न्यूट्रल एटम के मुकाबले में या न्यूट्रल सिस्टम के मुकाबले में। तो लिखना अपना पहला जुमला क्या लिखना? पहला सेंटेंस आगे लिख करके क्या लिखोगे? अगला पहला सेंटेंस लिखो एनी चार्ज्ड सिस्टम इज इन जनरल, एनी चार्ज्ड सिस्टम इज इन जनरल less stable than any charged system is in general less stable than its neutral form. Clear? समझ में आ रही बात? तो अभी हम लोगों ने क्या बोला कि सर पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बोलो डेंसिटी। ये तो बोल रहे हैं चार्ज डेंसिटी पे। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये चार्ज डेंसिटी क्या है? तब तुम क्या बोलोगे? इसका फॉर्मूला लिख दो। क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसी भी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी मिल जाएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है, इसको बोल रहे हैं क्या? चार्ज डेंसिटी। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी is directly proportional to magnitude of charge and obviously it is inversely proportional to volume, या इसी को बोल दे साइज। लिख दोगे? अगर ये बात ऐसी है तो तुम क्या बोलोगे यहां पे स्टेबिलिटी के बारे में? चूंकि स्टेबिलिटी क्या होता है?
अभी बोला इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम क्या बोलोगे? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पहली बात क्या? चार्ज डेंसिटी। क्या बोलोगे? चार्ज डेंसिटी इकट्ठे। दूसरी बात क्या बोलोगे? बोलो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? ये डायरेक्टली है तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? बोलो रे क्या? तब क्या बोलेंगे? चार्ज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर? और ये इसके इनवर्सली है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? साइज। साइज ऑफ रेफरेंस एटम। रेफरेंस एटम किसको बोल रहे हैं हम लोग? रेफरेंस एटम। रेफरेंस एटम किसको बोल रहे हैं? दैट एटम which bears the charge, जिसके ऊपर चार्ज है। क्लियर? चार्ज होल्डिंग एटम, चार्ज बियरिंग एटम, चार्ज कैरिंग एटम, चार्ज कंटेनिंग एटम, उसको क्या बोल रहे हैं? रेफरेंस एटम या की एटम, जो नाम दे दो। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज बढ़ा दोगे स्टेबिलिटी घट जाएगी। दो एटम है, दोनों पे चार्ज है, एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, क्या होगा? बड़ा वाला कंफर्टेबल होगा, छोटा वाला लेस कंफर्टेबल होगा। बेटा उसको ओके, अब आ जाए यहां से। ये तो नॉर्मल बातें हुई। अब यहां से आओ तो हमने क्या बोलना है? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज के बारे में बात करना है। अभी तुम्हें पता चल गया कि चार्ज सिस्टम क्या होता है? अनस्टेबल होता है। चार्ज सिस्टम क्या होता है? लेस स्टेबल, अनस्टेबल, जो भी बोलो। क्लियर? ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? दो तरीके से। एक तो फैक्टर है साइज का, एक फैक्टर क्या है? साइज का। दूसरा फैक्टर क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। किसका? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये डिसाइड करेगा और साइज ये डिसाइड करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज इज डिसाइडेड बाय टू डिफरेंट फैक्टर्स, वन इज कॉल्ड साइज एंड सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। याद रखना साइज ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। साइज हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डोमिनेट करेगा। मान लो दो एटम है, दोनों का साइज भी अलग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अलग। हम क्या देखें? मान ले मैंने लिखा क्या? NH2 माइनस और लिखा PH2 माइनस। हमने बोला दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग, दोनों का साइज अलग अलग। हम क्या देखें? हमने क्या बोला? साइज विल डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। साइज विल डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ध्यान से सुनना, साइज वाला फैक्टर तब अप्लीकेबल है व्हेन द रेफरेंस एटम बिलोंग्स टू सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इज इट वेरी क्रिस्टल क्लियर? ओके, क्या बोल रहे हैं? दिस कॉन्सेप्ट इज applicable when the reference atom belong to same group। मतलब ये वाली बात ग्रुप में डिस्कस की जाएगी। अगर आपका सिस्टम ग्रुप वाला है तब तुम क्या बोलोगे? साइज के हिसाब से डिसाइड करोगे। अगर आपका रेफरेंस एटम अलग अलग है और वो सब एक ग्रुप के हैं, देन वी विल ऑलवेज डिसाइड बाय साइज। कोई दिक्कत? और अभी क्या बोला हुआ है? कि चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, क्या बोल रहे हैं? जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा वो कंफर्टेबल है। क्यों भैया? चूंकि अभी हम लोगों ने क्या बोला? चार्ज को क्या बोला? लोड। मैंने बोला फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन छोटा सा होगा, क्लोरीन बड़ा सा होगा, ब्रोमीन और बड़ा सा होगा। मैंने बोला ये F- है। क्या है? F- और ये क्या है? Cl-। सोच के देख, इसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यस और नो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही तो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बोलो सर, यही ना? क्लियर? ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कोई दिक्कत? ठीक है। हमने बोला इतना ही चार्ज अगर यहां डाल दें तो वो चार्ज तो फैल जाएगा। बोलो रे, वो चार्ज क्या हो जाएगा? फैल जाएगा।
अब जो चार्ज फैल गया तो तुम क्या बोल रहे हो, इतने ही डॉट्स मैंने यहां भी बना दिए, लेकिन तुम देखो वो डॉट्स सेपरेटेड है, वो डॉट्स क्या सेपरेटेड है। अब ध्यान से बात सुनना, बहुत कायदे की बात सुनना। इतना ही बड़ा एरिया अगर हम यहां इंस्क्राइब कर दें, सेम एरिया अगर हम यहां खींच दें, ऐसा खींच दें, बोलो क्या दोनों एरिया सेम है? जितना बड़ा गुल्ला ये, उतना बड़ा गुल्ला ये है, बिल्कुल सेम है। अब ध्यान से, इस एरिया के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर, इस साइज के अंदर जितने डॉट्स हैं, क्या ये ग्रीन वाले के अंदर उतने डॉट्स तुम्हें इसके अंदर मिल रहे हैं? तुम बोलोगे नो सर। व्हाई सर? बिकॉज टोटल में फैला हुआ था यही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर? तो हम एक छोटे से एरिया में देखेंगे तो बाहर वाला जो है वो तो आएगा नहीं इसके अंदर, वो तो बाहर है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो इस फिक्स्ड एरिया के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज घट गया कि नहीं घट गया? बोलेंगे बिल्कुल घट गया। नो डाउट, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहां है वही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवरऑल सिस्टम में यहां भी है, बट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और चार्ज पर यूनिट साइज इज नाउ डिक्रीज्ड इन दिस केस। व्हाई? Because the charge is uniformly distributed over the surface. हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जब तुम छोटा सा एक एरिया कंसीडर करोगे इतना बड़ा, तो उसमें तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम मिलेगा ना बेटा। तो तुम कंपैरिजन इन्हीं दोनों का तो करोगे, तो क्या बोलोगे, यहां चार्ज भी कम हो गया तो स्टेबल ज्यादा हुआ। ऐसे समझ ले, ऐसे समझ ले, या यूं समझ कि ये पूरा का पूरा लोड, पूरा का पूरा चार्ज इसी के ऊपर है और इसका एरिया बहुत छोटा सा है, और यहां क्या बोल रहे हैं, वही लोड, सेम अमाउंट ऑफ लोड। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, बोलो, ये सेम अमाउंट ऑफ लोड क्या बोल रहे हैं, अब बड़े से एरिया में है। क्लियर? तो अब इस पूरे एरिया की बियरेबिलिटी बढ़ गई ना। इतना बड़ा एरिया मिलकर के लोड संभाल रहा है या छोटा सा एरिया मिलकर के लोड संभाल रहा है। सो ग्रेटर विल बी द एरिया, ग्रेटर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। जब चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो तुम क्या बोलोगे, उसका दुख कम हो गया। अरे तेरा दुख होता ना, दुख है कि नहीं, कुछ तकलीफ होती है ना, कहीं धोखा खा गए तुम, कुछ हादसा हो गया तुम्हारे साथ, तो आके दोस्तों में ही तो शेयर करते हो। क्यों शेयर करते हो? अपने गम को बांटते हो। 4 लोगों से बोल लेते हो तो तुम्हारा गम हल्का हो जाता है, वरना अंदर ही अंदर तुम घुलते रहते हो। तुम्हारा दुख तुम्हारे ही ऊपर है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, और जब 4 लोगों में बोल देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो दुख तुम्हारा क्या हो जाता है, शेयर हो जाता। चल छोड़ इस बात को। हमने कहा तुमसे एक बड़ा सा पत्थर है नहीं, एक बड़ा सा पत्थर है ऐसा, और इस पत्थर को तुम्हें अकेले बोल दिया कि भाई साहब तुम अकेले लेके जाओ इसको, तो तुम अकेले जब लेके जाओगे तो बहुत जल्दी थक जाओगे। लेकिन अब हमने कह दिया कि नहीं, 2 आदमी मिलकर के लेके जाओ, तो अब ऑब्वियस है कि पहले जितना डिस्टेंस कवर किया तो उससे ज्यादा डिस्टेंस अब कवर कर लोगे। आखिर क्यों, पत्थर तो वही जा रहा, 2 आदमी लेके जा रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे, अरे ये लोड तो आधा हो गया, पहले ये लोड पूरा 1 के सर पे था, अब ये लोड 2 के सर पे है, तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, लोड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो तुम क्या बोलोगे, बोथ आर फीलिंग कंफर्टेबल। ये वाला बंदा जो अकेला लेके चल रहा था वो अब ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है पहले के मुकाबले में। ऐसा समझना, प्रेशर, ऐसा समझ, प्रेशर याद है, प्रेशर, प्रेशर वाज फोर्स पर यूनिट एरिया। हम क्या बोल रहे हैं, 2 चीजों पे फोर्स लगा दो, 2 एरिया पे फोर्स लगा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तुम सेम रखो, एक का एरिया ज्यादा रखो, दूसरे का एरिया कम रखो। कहां बोलोगे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, जहां एरिया कम है। 9th क्लास में याद कर, 9th क्लास की बात, तुमसे एक सवाल पूछा जाता था, बेहतरीन खूबसूरत सा सवाल, क्या कि जो हम लोग बैग लटका के आते हैं उसका स्ट्रिप पतला नहीं होता, चौड़ा होता है। क्यों बनाया जाता है चौड़ा? बिकॉज क्या बोलते हैं, बैग में जितनी किताबें हैं वो तो डेली जा रही हैं, तो लोड तो बराबर जा रहा है। अगर हम लोग पतला स्ट्रिप लेंगे तो सेम फोर्स बस इतने एरिया पे पड़ेगा, इतना निशान सा, तो तुम्हारे कंधे पे पूरा का पूरा निशान पड़ जाएगा डेली ढोते ढोते। क्यों? वो लोड सिंक्रनाइज्ड है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई हो गई उस लोड की। क्लियर? लेकिन जब उसी को इतनी चौड़ी पट्टी में बना देते बैग को ऐसा, तब वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और तुम्हें बहुत कंफर्टेबली चीजों को ढोना आ जाता है, बहुत आराम से कैरी ऑन कर लेते हो। इसीलिए तो चौड़ा चौड़ा बनाया जाता। यस और नो? तो लोड वही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंफर्टेबिलिटी आ गई। क्यों? पर यूनिट वॉल्यूम उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो गया।
यस और नो, समझना, बिल्कुल आराम से समझना। तो साइज बढ़ाने से क्या हुआ, तुम बोलोगे इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इफेक्ट डिस्पर्स हो गया। जब इफेक्ट डिस्पर्स हो जाएगा उतनी इंटेंसिटी से, उतना इफेक्टिवली एक पर्टिकुलर जगह पे असरअंदाज नहीं होगा, उसका एक पर्टिकुलर जगह पे इफेक्ट कम हो जाएगा बेटा। यह होता है साइज के बढ़ने की वजह से उसका इफेक्ट क्या हो जाता, कम हो जाता। किसका किसका, चार्ज का। क्या असर था, तकलीफ थी। क्या तकलीफ थी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो तुम क्या बोलोगे, वो पूरा सिस्टम, बड़ा वाला सिस्टम में चार्ज डिस्पर्स हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई। अभी भी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, अभी भी सिस्टम क्या हुआ है, अभी भी सिस्टम क्या हुआ है, लोड तो वही आया बट उतना हाई पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुई पर यूनिट वॉल्यूम पे। समझ में आ रही बात, क्यों, बिकॉज वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एनी डाउट, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये क्या कहानी है कि जब भी हम साइज की बात करेंगे और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगा, सबसे पहला फैक्टर आएगा साइज। अगर साइज का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, तो तुम बोलोगे सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट। ध्यान से सुन, सेकंड पीरियड एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं ना, कौन कौन है सेकंड पीरियड एलिमेंट, जहां पे अपने को काम है तो सब है कि नहीं। सोडियम मैग्नीशियम थोड़े ना लेने जा रहे हैं, जिसकी जरूरत पड़ेगी, किस किस की जरूरत पड़ेगी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बस। नियोन की जरूरत अपने को नहीं है। इधर आ जा, सिलिकॉन, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तुम्हें इतनी ही की जरूरत पड़ेगी बस। जनरली तुम पे यही है, हाँ नो डाउट, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी आ जाता है, ये सब भी आ जाता है। अब इसकी बात करो, जब भी कंपैरिजन इन दोनों में हो, तुम क्या बोलोगे, दीज आर सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और हम क्या जानते हैं पीरियडिक टेबल से, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, यस और नो, नो डाउट। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, कितना घटता है, फ्यू एंगस्ट्रॉम, निग्लिजिबली। और डाउन द ग्रुप बहुत बहुत तेजी से, क्यों, पूरा शेल ही बढ़ जाता है। और लेफ्ट टू राइट शेल अपना तो फिक्स रहता है। क्लियर है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो हुआ, कितना अट्रैक्शन हो गया, बोले बहुत निग्लिजिबल वैल्यू, बहुत कम कम घटता है कि नहीं। इसलिए पीरियड में साइज का फैक्टर सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ग्रुप में वही फैक्टर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता, अनलेस एंड अनटिल देयर इज पुअर शील्डिंग एबिलिटी। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, हम छठे सातवें की तो बात ही नहीं कर रहे। क्लियर, आपसे तो कहानी 2-3 में ही पूछ करके खत्म कर दिया जाएगा। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड मिलाएगा, मैक्सिमम चौथा पीरियड मिलाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, स्मूथली क्या बोल रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, हम लोग आराम से क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। और साइज इंक्रीज कर गया तो कुछ नहीं देखेंगे बेटा सिवाय साइज के। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात याद रखना, जब भी साइज आ गया ना, सब भुला दो, पूरी जीओसी खत्म कर दो साइज के सामने। क्लियर, इज इट वेरी क्लियर, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे प्राइम फैक्टर क्या था अपना, साइज। अब मान ले कि अपना जो रेफरेंस एटम है वो या तो इस पीरियड का है या तो इस पीरियड का है, कोई दो, हमने बोला इन दोनों के बीच में डिसाइड करो, इन दोनों के बीच में डिसाइड करो। तो तुम क्या बोलोगे, ये दोनों का दोनों तो सेम पीरियड का है। अगर पीरियड का हो गया तब साइज खत्म। अब साइज खत्म, जहां पीरियड आ गया वहां साइज खत्म। लिख लेना, ये पे लिख लेना, नोट बना करके, नोट बना के लिखना। क्या, नो डाउट, जितने आराम से और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना कि ग्रुप में एप्लीकेबल होगा, वैसे ही साफ साफ बोलना। क्या, इन द पीरियड वी विल नेवर apply the size for stability, स्टेबिलिटी के लिए साइज को पीरियड में अगर अपना रेफरेंस एटम है कभी अप्लाई नहीं करेंगे बेटा। कहां अप्लाई करेंगे साइज वाला फैक्टर, सिर्फ ग्रुप में। क्लियर, ठीक है। तो जब साइज कट गया, तो जब ये साइज कट गया पीरियड में, तो कौन आएगा, नाउ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। योर सेकंड फैक्टर इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसीलिए अब ध्यान से सुनो, वो खत्म करने से पहले सुन, अभी जो लिखा था ना हम लोगों ने, अभी जो हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, रेफरेंस एटम में तो हमने क्या किया था, आपका साइज के रिस्पेक्ट में क्या किया था, बोलो क्या बोले थे हम, रेफरेंस एटम ही तो हमने बदल दिया था। हमने आपके सामने रेफरेंस एटम बदल दिया था। हमने क्या लगाया था, बोलो क्या लगाया था, CH3O- और CH3, बोलिए CF3, CH3S- और CF3O-, ऐसा बोला। तो अपना रेफरेंस एटम कौन है, बोलेंगे सल्फर और ऑक्सीजन। क्लियर,
तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन से नीचे कौन है, सल्फर, तो सल्फर का साइज क्या है, बड़ा। अरे सोच के देख, ऑक्सीजन छोटा है तो यहां नेगेटिव चार्ज ऐसा है, और सल्फर बड़ा है तो यहां नेगेटिव चार्ज ऐसा है, कौन ज्यादा स्टेबल, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा स्टेबल, तो इसका इफेक्ट ही काय को लेंगे भाई, इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है, इसीलिए तो यहां तीनों गलत हो गया अपना। क्लियर, ठीक। तो साइज इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसके सामने कोई सराउंडिंग के चक्कर नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत। नाइट्रोजन फॉस्फोरस का कंपैरिजन, फ्लोरीन क्लोरीन का कंपैरिजन, क्या बोलेंगे, साइज विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। तुमसे बोले बताओ बेटा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ, क्या बोलोगे, ये छोटे साइज का, ये बड़े साइज का, ये और बड़े साइज का, ये और बड़े साइज का। साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा चार्ज डेंसिटी घटेगी, चार्ज डेंसिटी घटेगी तो स्टेबिलिटी आएगी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज सब पे एक ही है, देख सब पे एक यूनिट का चार्ज है, बट साइज बढ़ गया तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट गया, डेंसिटी घट गया तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी घट गई, पोटेंशियल एनर्जी घट गया तो क्या आएगा, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। इज इट वेरी वेरी क्लियर, यस और नो? ओके, ठीक। तो ये सारी कहानी थी किसकी, किसकी बोलो, साइज की। अब आ जा, जो सेकेंड फैक्टर इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सेकेंड फैक्टर इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तुम्हें आज हमारी आवाज के इंटेंसिटी से लग रहा होगा कि हाँ सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आज ही स्टार्ट हुई। अफसोस है बेटा, क्या अफसोस है कि तुम साथ में ही नहीं हो, सामने नहीं हो, अकेले अकेले कितना चिल्लाए, कोई रेफरेंस है ही नहीं डाउट पूछने के लिए, कोई रेफरेंस है ही नहीं क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, अपने ही समझ रहे हैं, अपने ही पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, खैर। चलिए अगला क्या बोल रहे हैं, अगला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। सबसे पहली बात बिल्कुल बेसिक, हम लोगों ने क्या पढ़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, हम लोगों ने क्या पढ़ा, आराम से मैंने क्या बोला, अगर कोई दो एटम ए और बी ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, पहली बात दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड सिस्टम। कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्लियर, अब आराम से क्या बोल रहे, अगर हम कह रहे ये और ये दोनों मिलकर अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और ऐसा पाया गया कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है। क्लियर, समझ मारी बात, एक इसने लगाया एक इसने लगाया, तो होना तो चाहिए बीच में ना, हो गया किधर, एक ही तरफ। क्लियर, ठीक है। हमने बोला अगला है x और ये है y, ये है बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, और क्या पाया गया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है। क्लियर, समझ मारी बात। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ है वो तुम क्या बोलोगे, मीन पोजीशन से इधर खिसक गया, तो किसने खींच लिया उसको, तो बोलेंगे ए ने खींच लिया, तभी तो लेफ्ट खिसक गया। बोलिए सर, नो? क्लियर, ये क्यों है लेफ्ट साइड, क्यों है ए के पास, बिकॉज ए की टेंडेंसी होगी, क्या टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने का। ये सर नो? तब बोलेंगे क्या, कि जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लिया दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहां ऑर्डर क्या होगा, यू विल से ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। यहां क्या बात करोगे तुम, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर विल बी y ग्रेटर देन x। बोलो बेटा यस और नो? सो व्हाट द टर्म एक्चुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, क्या बोल रहे हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लियर, शेयर्ड पेयर कहां, कोवेलेंट बॉन्ड में, इसीलिए मैंने बोला क्या, शेयरिंग तो कोवेलेंट बॉन्ड का, इसलिए प्रॉपर्टी कोवेलेंट बॉन्ड की है। इज इट क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन पेयर को, किस पेयर को, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी रखता है, तब हम बोलते हैं कि वो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जिस बेचारे से दूर चला गया, वो खींचा चला गया, बोलेंगे वो वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो शरीफ हो जाएगा। नेगेटिव समझते हो ना, नेगेटिव बोलते हैं ना, तुम्हारा कैरेक्टर नेगेटिव हो गया। जिस दिन अब्बा तुमसे बोलते हैं नेगेटिव कैरेक्टर इंसान हो गया, तुम परेशान हो जाओगे, अरे भाई साहब हमारी चोरी पकड़ी गई, इसका मतलब है कि नहीं। क्या बोलेंगे, क्या भाई तुम्हारा नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, अरे तकलीफ में आ जाओगे।
है कि नहीं? क्लियर है? लड़के की शादी होती है क्या बोला, बड़ा शरीफ और नफ्स लड़का है, बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर का आदमी, और खुश हो जाता है कि नहीं? गांव में गली मोहल्ले में क्या बोलते हो, ये बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर का आदमी, क्या भैया वो दारू पीता है कि नहीं, वो गुंडागर्दी करता है, तो क्या बोलते हो तुम, बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है। नेगेटिव समझते हो ना, सेंस लेते हो ना, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हमारी नेगेटिविटी हो गई और बदनामी हो गई, ठीक, इसका मतलब ये बदनाम है, इसका मतलब ये बदनाम है। क्या बदनाम है? अरे बदनाम होगा नहीं, बदतमीजी किया है। सोच के देख कैरेक्टर क्या उसका, छीना झपटी वाला है, दोनों मिलके शेयर किया, एक तू लगा एक हम लगाए और खींच लिया अपने तरफ, इसका मतलब तुम बेईमान हो ना। अरे हम तुम मिलकर के दुकान खोले और कुछ दिन बाद तुमको ना सारा माल मेरा, इसका मतलब तुमने क्या किया, मेरे को धक्का दे दिया, तो धक्का दिया तो हम तुमको शरीफ आदमी बोलेंगे? अरे नहीं बोलेंगे ना भाई, क्या बोलेंगे, बड़ा बेईमान नहीं, तुम शरीफ हो बेटा, तुम बेईमान नहीं हो। यहाँ बात हो रही है, इसने खींच लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरफ इसका कैरेक्टर नेगेटिव है। एंड व्हाट द नेगेटिव कैरेक्टर इज, वो स्नैचर है, क्लियर है, वो बेईमान है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, खींचने वाला, क्लियर, जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए वो बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। और इलेक्ट्रॉन कैसी चीज है, नेगेटिवली चार्ज सिस्टम है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जिसके पास आएगा उसको नेगेटिव बना देगा। तो तुम क्या बोलोगे, इसके पास आया तो यहां नेगेटिव चार्ज, और इससे दूर गया, नेगेटिव चीज जब दूर जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगी, है कि नहीं? क्या पूरा का पूरा छोड़ के आ गया, बोला नहीं। क्या इसके पूरा का पूरा पास आ गया, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। जब पूरा नहीं आया, थोड़ा आया, तो थोड़ा के लिए लगाते डेल्टा, यहां भी लगाएंगे डेल्टा, क्लियर। बी पे डेल्टा प्लस, ए पे डेल्टा माइनस। जब भी किसी भी सिस्टम में एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव, दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव सिस्टम चार्ज बने, बोलेंगे इस सिस्टम को पोलर। क्या बोलेंगे? पोलर। सो दिस सिस्टम इज पोलर, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो सिस्टम के अंदर पोलैरिटी क्यों आती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज सिंपली द नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम। क्या नेचर? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का। इसका मतलब ये रिलेटिव कंपटीशन है, रिलेटिव कंपटीशन है, यस और नो। एक गुंडा है, दूसरा भी गुंडा है, अब दोनों का भिड़ंत होगा तब ना पता चलेगा, यस और नो। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों खींचता है। अब बात करेंगे, दोनों को रेफरेंस एटम से मिला दो, इसको भी, फ्लोरीन को भी हाइड्रोजन से मिला दो, शरीफ आदमी। क्लोरीन को भी हाइड्रोजन से मिला दो, ये भी शरीफ आदमी, हाइड्रोजन, है कि नहीं? और अब चेक करेंगे क्या कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा आया। मान लो इस केस में पॉजिटिव चार्ज ऐसा दिखा रहा, इस केस में पॉजिटिव चार्ज ऐसा दिखा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, कहते क्यों ज्यादा होगा? पॉजिटिव चार्ज आया ही क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन खिसक गया, इसका खिंच गया। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? ज्यादा खिंच गया। कम क्यों है? कम खींचा। तो अगर हमने बोला ये मीन पोजीशन है, तो तुम बोलोगे दोनों हालत में मीन पोजीशन से लेफ्ट ही तो जाना है, लेफ्ट ही तो जाना है। क्यों? इधर जाता तो इस पे नेगेटिव आता, इधर खींचा है, इधर खींचा, तो हम बोलेंगे क्लोरीन ने इतना करके छोड़ दिया और फ्लोरीन ने इतना कर दिया बेटा, समझ रहे हो? और खिंच गया। जितना पास लाएगा उतना ज्यादा यहां पॉजिटिव, उतना ज्यादा यहां नेगेटिव। तब तुम क्या बोलोगे? इन दोनों में से दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक्सपेरिमेंटली बात हो जाएगी ना कि जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब उस सिस्टम ने अगर ये जोड़ दिया इससे, ये जोड़ दिया इससे, और इसके जोड़ने की वजह से ज्यादा पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो वाला क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सॉरी ये वाला क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऐसा करके निकाल लेंगे ना, ठीक। नो डाउट हम लोग थ्योरेटिकली रट्टा मार देते हैं, वो हम कर देंगे, वो हम भी बता देंगे अभी आपको कि साहब वो तो याद ही है आपको। किसी दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाले होंगे, ये बात समझ में आया? किसी रेफरेंस एटम से जोड़ दिया, जोड़ करके चार्ज ऑब्जर्व किए, यहां चार्ज ज्यादा, यहां चार्ज कम, इसका मतलब ये चार्ज ज्यादा क्यों आया, ये कम क्यों आया? तो तुम क्या बोलोगे? अरे खींचने का पावर ही तो है, ज्यादा पावर से खींचा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम पावर से खींचा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सर नो, क्लियर? क्लियर है? ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में। सो इस सिस्टम में दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा? खींचेगा। खींचेगा तो यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस, यस और नो? क्लियर? क्लियर? ओके। चलिए अब बात क्या कर रहे हैं कि साहब ये तो हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब बातें तब करते थे जब हम पढ़ते थे क्या? केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें थी। ये सब बहुत एलिमेंट्री लेवल पे ये सब बातें आप सीख चुके हो। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके दूसरे रूप से लेना देना है। क्या दूसरे रूप से लेना देना? अब ध्यान से फिर मजे वाली बात सुनो, फिर मजे वाली बात सुनो।
एक बंदा ये है और दूसरा बंदा ये है, ठीक। इस भाई साहब ने कभी चोरी नहीं की, कभी चोरी नहीं की, ठीक है। इस भाई साहब ने 1000 बार चोरी की। कितनी बार? 1000 बार चोरी की। समझ वाली बात, ठीक है। दोनों के सामने एक दुकान दिख गई। दोनों के सामने क्या दिख गई? दुकान दिख गई, ठीक। खुली हुई दुकान थी। ये भी बेचारा बहक गया। इसका मन हुआ कि एक बार हाथ साफ कर ही लेते हैं। ये गया और वापस आ गया। क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसका भी मन किया, वो भी गया और हाथ साफ करके वापस आ गया। ये भी, समझ रहे हो ना? बोले सर पापी मास्टर है क्या, गलत गलत बात सब पढ़ा रहा है, एकदम चोरी समारी सिखा रहा है। समझो समझो समझो, एंड अपने कॉन्सेप्ट पे तो आ ही जाएंगे। खैर, हमने बोला क्या कि ये गया, ये चोरी कर लिया, वो गया, वो भी चोरी कर लिया। मुझे बता, इन दोनों में से चोरी करने के बाद कौन खुश है? बोले सर, चोरी करने के बाद कौन खुश है? नो डाउट इंस्टेंटली तो दोनों ही खुश है। क्यों? क्योंकि दोनों बिस्किट खा के मस्त हो रहा है नहीं? बिस्किट मिल गया, चॉकलेट मिल गया, आइसक्रीम मिल गया, बर्गर मिल गया, खुश। और जब खत्म हो गया होगा बिस्किट चॉकलेट, तब भर गया ना पेट। अब क्या? तो बोलेगे सर काम तो हो गया, अब क्या? अब पछतावा। अब क्या है? अब दोनों को बुरा लग रहा होगा, अरे क्यों चोरी कर लिया। या सर नो, इस भाई साहब को तो बहुत बुरा लग रहा होगा। क्यों? अरे यार लाइफ में पहली बार चोरी किया मैंने। और इसको भी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में लग ही रहा होगा, लेकिन ये इतनी बार कर चुका है तो इसकी आदत बन गई। इसका मतलब क्या है? उसका नेचर हो गया है चोरी करना। उसको जहां दिखेगा वो हाथ साफ कर देगा। यस और नो? तो वो चोर कैसा? बड़ा चोर। और ये चोर कैसा? छोटा चोर। तो इस चोर के चेहरे पे बहुत कम परेशानी है, समझ रहे? और इस चोर के चेहरे पे बहुत ज्यादा परेशानी है। बेचारा रोता हुआ, बाल वाल खड़े हो गए इसके, और ये जो आंखें हैं इससे आंसू एकदम टपकता जा रहा है नहीं? किनारे में जाकर के इसको डर भी लग रहा, घबराहट भी दे रहा, परेशान भी हो रहा है, अपने ज़मीर को भी कोस रहा है। और वो, उसको कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत है कि यार कहीं पकड़े गए तो कहीं पुलिस न ले जाए, थोड़ा बहुत। बट ये तो बिल्कुल परेशान हो गया, मतलब मोर अनस्टेबल। बोलना बेटा, अनस्टेबिलिटी परेशानी ना होती है। इसको क्या बोलेगा? ये भी अनस्टेबल है, ऐसा नहीं बोल सकता तो कि ये स्टेबल हो गया। ये भी अनस्टेबल है, बट बोलेंगे लेस अनस्टेबल। ये क्या है? लेस अनस्टेबल। समझ मारी बात? वो क्या है? लेस अनस्टेबल। क्यों लेस अनस्टेबल? बिकॉज उसका नेचर है। क्या नेचर है? चोरी करने का। इसलिए फर्क तो पड़ता है, लेकिन बहुत कम पड़ता है। इसका मतलब वो ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर है, ये कम नेगेटिव कैरेक्टर था। इसका मतलब जो कम नेगेटिव कैरेक्टर था उसको चोरी करने के बाद पछतावा ज्यादा होने लगा, ज्यादा परेशानी बढ़ गई, ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो गई, और उसको परेशानी कम हो रही है। इसका मतलब वो झेल ले रहा है, उसके लिए डेली की आदत बन गई। क्लियर? अब मैंने बोला क्या कि एक एटम में X, इसको जोड़ दिया हाइड्रोजन से, ठीक, और दूसरा एटम में Y, इसको जोड़ दिया हाइड्रोजन से। नो डाउट इसने भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन, और बना दिया क्या? X माइनस। और इसने भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया और बना दिया Y माइनस। हम क्या बोल रहे हैं? इन दोनों में इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा है बेटा, X और Y में X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, व्हाट डज इट मीन? कि सर इसके इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होगा ना उधर, बोल। और इसमें कम शिफ्टेड होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कम शिफ्टेड होगा, वहां ज्यादा शिफ्टेड होगा, तो तुम क्या बोलोगे? बाय नेचर ये ज्यादा खींचने वाला, और बाय नेचर ये कम खींचने वाला।
अब मुझे बता, खींचने के बाद तो दोनों बन गया एनायनिक, तो दोनों का दोनों क्या है, अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल। बट बोला हमने नेचर क्या है, नेचर क्या है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसके अंदर अनस्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। परेशान वो भी था, बट उसकी अनस्टेबिलिटी कम है, उसकी अनस्टेबिलिटी कम है, तो तुम क्या बोलोगे, ये भी अनस्टेबल है, कौन, ये वाला। बट ये चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर है उसका, तो बोलेंगे ये लेस अनस्टेबल। और ये वाला तो बोलेंगे मोर अनस्टेबल। क्लियर। पहले तुम रियल बात समझो, अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी तो बात की बात है। पहली चीज क्या है कि बोथ आर अनस्टेबल बेटा। क्लियर। अब बोल दिया रिलेटिव। अब जैसे हम बात करते हैं, दो आदमी, एक आदमी 2 रुपया महीना कमाता, सॉरी 200 रुपया महीना कमाता, और एक आदमी 500 रुपया महीना कमाता, कौन अमीर है। एक बंदा है 200 रुपया महीना कमा रहा है, एक बंदा 500 रुपया महीना कमा रहा है, कौन अमीर है, तो बोलेगा गधा, कोई अमीर नहीं है, दोनों का दोनों फकीर चैन है। क्यों, 500 की कोई औकात है नहीं ना। क्लियर। तो पहले क्या, दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों क्या है, गरीब, दोनों का दोनों क्या है, गरीब। अब 200 वाला ज्यादा गरीब, 500 वाला कम गरीब। हमने कहा गरीबी हटाओ, अमीरी की बात करो, तो तुम क्या बोलोगे, 500 वाला ज्यादा अमीर है, 500 वाला ज्यादा अमीर है, 200 वाला कम अमीर है। अरे अमीर कोई था ही नहीं, वही बोल रहे हैं, यहां स्टेबल तो कोई है ही नहीं, दोनों का दोनों अनस्टेबल है, दोनों का दोनों अनस्टेबल है, नो डाउट। इसकी अनस्टेबिलिटी कम है, क्यों, उसका नेचर है भाई साहब, उसका अपना नेचर है। क्या नेचर है, इनबिल्ट उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने का। क्लियर। तो ये इस परेशानी को झेल ले रहा है, उस परेशानी को वो झेल ले रहा है, लेकिन ये इस परेशानी को नहीं झेल पा रहा है। क्लियर है। इस भाई साहब को कोई अगर आंख मिला करके देख लेता है, इसको लगने लगता है कहीं इसने चोरी तो पकड़ लिया, और उसको वो मुस्कुराता, वो घूम रहा बिंदास, उसको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अंदर में डर लग रहा है, पुलिस को देख के डरता है खाली, ये सबको देख के घबरा जाता है। क्लियर है। तब क्या बोल रहे हैं, ये लेस अनस्टेबल है। अब स्टेबिलिटी के टर्म्स में बोलेंगे तब ऑब्वियसली इसको बोल देंगे मोर स्टेबल, और इसको बोल देंगे लेस स्टेबल। देख ध्यान से देख क्या बोला मैंने, जो लेस अनस्टेबल है वो मोर स्टेबल हुआ। क्लियर। और जो मोर अनस्टेबल है वो लेस स्टेबल हुआ। यस और नो। अब लगा दो उसको रियल में, हम बोले F माइनस, और बोलते हैं क्या, बोलो OH माइनस। और हमने कहा चार्ज कैरिंग एटम कौन है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो तुम क्या बोलोगे, फ्लोरीन वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की है, तो जब उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है तो रखने की भी टेंडेंसी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। उस लोड को बर्दाश्त करने की टेंडेंसी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, पचा लेगा वो। यस और नो। तो दोनों में बोलेंगे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, तो बोलेंगे ये वाला ज्यादा अनस्टेबल है, इसका मतलब ये लेस अनस्टेबल है। अब बोल रहे मोर स्टेबल कौन है, तो ऑब्वियसली ये वाला मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है, बिकॉज उस परेशानी को वो झेल ले रहा, अपने दुख को वो झेल रहा, अपने वो चार्ज को झेल ले रहा, कि उसकी कैपेसिटी है। यस और नो। उसकी क्या है, कैपेसिटी है, किस चीज की, अपने चार्ज को झेल लेने की। क्यों, बिकॉज वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का एक मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसी का दूसरा मतलब क्या है, जो दूसरा मतलब ध्यान से सुनना। पहला मतलब क्या बोला मैंने, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से सुन, क्या बोल रहा हूं मैं, इसको बिटा रहा हूं मैं, ये हंसी मजाक हो गया बहुत। अब आओ मुद्दे पे आओ, मैं क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है वो सुन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि साहब ये है एक्स और ये है वाई। क्या बोल रहे हैं, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या मतलब है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी, एक बात ये हुई। दूसरी बात, अगर ये खींच करके पूरा हड़प ले और पूरा उसको निकाल दे पॉजिटिव चार्ज बना करके, तो ये पूरा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा ना, बोलो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और वाई निकल जाएगा, पॉजिटिव बन के बेचारा चला गया, जैसे H+ को भगा देते हो। तो अब क्या बोल रहे हैं, पहली बात क्या, इसका पावर क्या, इलेक्ट्रॉन खींचने का अपनी तरफ। क्लियर। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जब खींच लिया तो जो नेगेटिव चार्ज बनाया उसकी वजह से जो अनस्टेबिलिटी आई, उस अनस्टेबिलिटी को बर्दाश्त करने का पावर, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, इस सिस्टम की
निगेटिविटी। तो किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या? उस एटम का पावर, उस एटम का कैपेसिटी, उस एटम का टेंडेंसी क्या क्या टू रेसिस्ट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। क्लियर? चार्ज बियरिंग एबिलिटी, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनी सिस्टम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनी एटम। गुड द पॉइंट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? किसी भी एटम का पावर, क्या कि वो अपने नेगेटिव चार्ज को कितना होल्ड कर सकता है, कितना कम अनस्टेबल हो सकता है, या कितना कंफर्ट जोन में रह सकता है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? जो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज के साथ वो उतना कम परेशान, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के साथ वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल का मतलब क्या? मजा आ रहा? बोलेंगे नहीं, दुख जो था वो दुख कम है। इसका मतलब रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या बोलेंगे? रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या बोलोगे तुम? बोलो, यही बोल दो फटाफट। आप क्या बोलोगे तुम? रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे तुम? रिलेटिव स्टेबिलिटी में तो क्या बोलोगे तुम? बोलो भाई साहब, क्या बोलोगे? स्टेबिलिटी ऑफ anion, stability of anion negatively charged is directly proportional to electronegativity, क्या मतलब? F माइनस और NH2 माइनस, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, बोलेंगे मोर स्टेबल। CH3 माइनस और NH2 माइनस में बात करेंगे, बोलेंगे मोर स्टेबल। वाई? रेफरेंस एटम नाइट्रोजन कार्बन, दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा स्टेबल। फ्लोरीन नाइट्रोजन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा स्टेबल। लेट वी हैव Cl माइनस एंड वी हैव सल्फर SH माइनस। अब क्या बात कर रहे हैं? इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? समझ में आ रही बात? क्लियर? यह है क्या? एनाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किस वजह से बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बेसिस पे। किस बेसिस पे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बेसिस पे। डन? क्लियर? अब अगर हम उल्टा केटाइन की बात कर रहे हैं, सोच के देखो कि साहब कोई एटम है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मान ले ऑक्सीजन है, ठीक, और वो किसी एटम के साथ जुड़ा था X के साथ, और इस एटम का ऑक्सीजन को कोई इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए और इसको बना दे O प्लस। सोच के देख, वो खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो खुद ही क्या था? नेगेटिव कैरेक्टर था। क्लियर? खुद ही क्या था? नेगेटिव कैरेक्टर था। दूसरे के घर में खुद डाका डालता था, खुद चोरी करता था, उसी घर में चोरी हो गया। हमारे गुरुजी बोलते थे, क्या चोर के घर में चोरी बर्दाश्त नहीं हो गई। क्लियर है कि नहीं? कोई डॉन है तुम्हारे मोहल्ले का और उसके यहाँ जा करके तुम 2 झापड़ मार दो उसको, तो उसके तो थू हो जाएगी पूरे मोहल्ले में, है कि नहीं? वो तेरे को बख्शेगा नहीं। फिर अब तू इंतजार कर, अपना उल्टा दिन तेरा गिने, है कि नहीं? जहां मौका मिला तो वहीं गए बेटा। खैर, ऐसा हरकत नहीं करना। तो क्या बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन जहां तुम छीने तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो हाईली क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। वो क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल। हम ये भी बताएंगे कब पॉजिटिव चार्ज के साथ वो स्टेबल भी हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, बॉन्ड तोड़ करके अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। अगर हम यही बोलते पॉजिटिव चार्ज, तब तुम क्या बोलोगे? पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पे पॉजिटिव चार्ज तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अनस्टेबल है। तो क्या बोलेंगे? इसी का जस्ट उल्टा, ये एनायन है, हम क्या बोल रहे हैं? केटायन। स्टेबिलिटी ऑफ केटायन इज, क्या बोलोगे तुम? एक मिनट, उल्टे कहां नहीं हो गए? उल्टा लिख दिया हमने। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रे, डायरेक्टली। एनायन बोला ना, एनायन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा स्टेबल। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है CH3 से, कार्बन से। तो क्या बोलोगे? ज्यादा स्टेबल। क्लोरीन और सल्फर में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए ज्यादा स्टेबल। ये सर नो, ये SH था, ये टी-शर्ट में लग गया मेरे। खैर, यहां क्या बोल रहे हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी एनायनिक सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो अगला क्या बोल रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्या बोलो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई तुमसे बोल दे क्या कि अपने पास क्या है? CH3 प्लस, और अपने पास क्या है?
NH2 प्लस, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? बोलेंगे क्या? रेफरेंस एटम में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होगा, तो इन दोनों में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहेगा। ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ये फ्लोरीन पे प्लस चार्ज, तुम क्या बात करोगे? क्या बात करोगे? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई, तो ये तो नेगेटिव लेना चाहता है, इस पे पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? तो इन तीनों में क्या बात करेंगे? नाइट्रोजन वाला विल बी मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन। क्लियर? आगे चल के लिखना, आगे चल कर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज विथ कंप्लीट ऑक्टेट इज एक्सेप्टेबल इवन ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब पे एक्सेप्ट किया जाएगा। कब? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तब। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ और पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, नेवर विल बी एक्सेप्टेड, हाईली रिएक्टिव काट देंगे उसको। क्लियर? उसको बर्दाश्त कभी भी नहीं किया जाएगा। क्या? कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऊपर से ये काम हो गया कि उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं, मतलब क्या? मैंने जो बोला अभी, बॉन्ड तोड़ के ले गया। अगर कोई बॉन्ड तोड़ के ले गया तबाही मचा देगा वो। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये कहानी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि अगर आपका की एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज के साथ वो स्टेबल होगा। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज के साथ वो लेस स्टेबल होगा। इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस किस पे करता है? तो हम लोग बात करते हैं किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? तो क्या बोलते हैं? साइज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। और बिल्कुल स्मूथली लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप साइज घटता तो इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है कि नहीं? क्लियर? ये तो अलग अलग एटम में। अगर एटम सेम हो गया तब क्या बात करेंगे? अगर एटम सेम हो गया तब क्या बात करेंगे? तब हैबिटेशन की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। इन सब पे डिपेंड करेगा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? तो कल अपना एक और लेक्चर अलग से ही रहेगा, और हो सकता है परसों से, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर। ये वाला लेक्चर चला पहला, अगला वाला लेक्चर भी ऐसे ही जाएगा। तीसरा लेक्चर से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट शायद हम लोग शुरू कर पाए। तो पहले बिल्कुल जितना मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ उसको बहुत गांठ बांध करके रखो, बहुत ही इंफेसाइज करके पढ़ो, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे बहुत इंपॉर्टेंस देंगी, उनका वैल्यू होगा। जैसे मैंने बोला अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, वो अलग बात है। इलेक्ट्रॉन रखने की भी कैपेसिटी है कि कितना नेगेटिव चार्ज को वो होल्ड कर सकता है। नेगेटिव चार्ज बियरिंग कैपेसिटी, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? ठीक है, चलिए। सो अगले लेक्चर में हम लोग और एंजॉय करते हैं इस पे। ठीक, तो अभी मैंने क्या करा है कि ये शुरू कर दिया जीओसी, और साथ में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स अपलोड हो ही रहे हैं, तो वो भी साथ में चलता रहेगा। धीरे धीरे हम आपको दो दो दिन पे ये जीओसी का एक लेक्चर देते रहेंगे, आपका टेस्ट बदलता रहेगा। तो बट आइसोमेरिज्म को बीच में बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको भी कंप्लीट करना है, फिर धीरे धीरे इस पर हाथ बढ़ाते चले जाओ। जीओसी भी चलता जाएगा। क्यों? खास के ऑप्टिकल के साथ बिल्कुल मजाक नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकल तुम्हें रुलाएगा। कहाँ रुलाएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म में। इसलिए उसको पूरी इज्जत दो, पूरा सम्मान दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। कुछ ही लेक्चर रह गए अब तो, है ना? खैर, साथ में ये लेक्चर हम लोग अपलोड करते रहेंगे, है ना, और पढ़ते भी रहेंगे, और साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।